सामने आपको ये कुछ पत्थर टूटते नज़र आ रहे हैं। एक मशीन है, कुछ जेसीबी सी लग रही है, एक्सकेवेटर बोलते हैं इसको। पत्थर तोड़ रही है। अब आप कहेंगे कि कहाँ पत्थर तोड़ने और मशीन के बीच ले आए हो। तो ये खदान है। खदान किस चीज़ की है? ये जो आपके घर बनते हैं तो आपने देखा है कि आपने जनरली देखा होगा कि मोरंग सीमेंट सब मिलाकर आपका घर बनता है। और मोरंग जो है कहाँ से आती है? नदी से आती है। रेत जो है नदी से आती है। ये इसका ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट है, इसको एम सैंड बोलते हैं। तो इसका पूरा प्रोसीजर समझने हम आए हुए हैं। हम जबलपुर में हैं, जबलपुर से थोड़ा सा आउटर इलाके में आए हैं। यहाँ एक खदान है, समझने के लिए कि एम सैंड क्या चीज़ है। और मुझे बताया गया है कि ये एक बेहतर ऑल्टरनेटिव है जो रेत निकाली जाती है नदी की, उससे। क्या है पूरा प्रोसीजर, कैसे ये पत्थर टूटकर सैंड बन जाती है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये समझने के लिए हम एक खदान में आए हुए हैं। हमारे साथ दो भैया लोग हैं जिनके ये खदान है। ये ज्योतिर्मय हैं और ये विकास जी हैं। सबसे पहले शुरुआत तो मेरी उत्सुकता रहती, भाई ये खदान में हम आए हुए हैं, इतनी बड़ी खदान दिख रही है, उधर पानी भरा हुआ है, चीज़ें हैं। ये खदान मिलती कैसे है? मतलब मान लीजिए मुझे ये काम करना हो, करना नहीं है, मान लीजिए करना हो, या मेरे जैसे किसी आदमी को करना हो, तो खदान मिलती कैसे? प्रोसीजर क्या है इसका? इसके लिए सबसे पहले आपको माइनिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई करना पड़ेगा। वो फिर एरिया का सर्वे कराएंगे कि ये गवर्नमेंट रेवेन्यू लैंड है कि नहीं है। उसके बाद फिर कुछ परमिशंस आपको लेना पड़ती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। उसके बाद ये आपको सैंक्शन हो जाता है। आम आदमी को पता कैसे चले? मान लीजिए किसी के पास व्यापार करने की इच्छा है, तो उसको पता कैसे चलेगा कि ऐसा कुछ काम है या ऐसी कोई माइन है? सरकार कुछ निकालती है इसके लिए पत्राचार निकालती है? सरकार तो पहले निकालती थी, अब प्रोसीजर चेंज हो गया। आपको पहले सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग अपनी खुद करना पड़ेगा। सर्च आप करेंगे, उसके बाद आप अपना सर्वे कराइए। आपको लगता है कि स्टोन फीजिबल है तो आप अप्लाई कर दीजिए गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट आपको लीज दे देगा। फिर गवर्नमेंट के पास जाना है? गवर्नमेंट के पास जाना है, कुछ परमिशंस वो आपको लाने बोलेंगे। किस किस तरह की परमिशन होती है? ये पहले तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन लेना पड़ती है। फॉरेस्ट के बाद डिपार्टमेंट देता है? पेड़ पौधे हटा सकते हैं? एक्चुअल इंडिया में मैक्सिमम एरिया तो अभी भी फॉरेस्ट में ही है। तो गवर्नमेंट का गवर्नमेंट में रेगुलेशन है कि फॉरेस्ट में आपको 500 मीटर्स का नहीं होना चाहिए नज़दीकी। 500 मीटर्स से जैसी नज़दीक होगा तो अलाउ नहीं करते हैं। ये NOC GPS से चेक होता है। GPS लॉन्गिट्यूड से निकाल के वो आपको दे देते हैं। उसके बाद आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा कि गांव वालों को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, स्कूल तो नहीं है पास में, कॉलेज तो नहीं है। वो फिर 5-6 प्रकार की NOC आपको ग्राम पंचायत की भी ऐसी लेके सब डिपार्टमेंट में आपको देना पड़ेगा। फिर कलेक्टर इसको सैंक्शन करता है। पैसा भी लगता है? नहीं, पैसा तो गवर्नमेंट अपनी ये फीस जमा कराता है। भाई उसी का पूछ रहा हूँ मैं, ऊपर वाला नहीं पूछ रहा अभी। गवर्नमेंट से रॉयल्टी फीस जमा कराता है। क्या हिसाब रहता है उस चीज़? 10 साल का फीस आपका जमा हो जाता है। तो यार वेरी करता है, अलग अलग जगह अलग होता है। ये गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब रेट से पहले ही से हर स्टोन का एक रेट है। अलग अलग मिनरल पे डिपेंड करता है वो। जैसे मेजर मिनरल है तो उसका फ़ीस अलग होगा। अगर जैसे ये मेजर मिनरल नहीं है तो इसका फ़ीस अलग है। और कुछ मिनरल है जिसकी डिमांड इससे ज़्यादा है तो उसका फ़ीस अलग होगा। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिन पे। और आपने जैसे अभी क्वेश्चन पूछा था कि मतलब किसी को ये करना है पर मतलब लोग नहीं कर पा रहे। एक्चुअली सर क्या है कि अवेयरनेस बहुत कम है। अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। गवर्नमेंट इसके लिए पुश कर रही है। अब जैसे आप आए हैं तो ये शायद और लोगों तक जाएगी ये बात, पर अवेयरनेस फैलना बहुत ज़रूरी है। काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्लस काम ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम है। अब आपको लग रहा होगा कि माइंस एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे है? क्योंकि ये सवाल बिल्कुल ठीक का मेरे मन में भी आया और मुझे लगता है मेरे दर्शकों के मन में भी आएगा। भाई ये तो ज़मीन है, आपने खोद दी, पत्थर तोड़े जा रहे हैं, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे हुआ? ये कंपैरेटिवली एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। आप जैसे ये समझिए कि रिवर सैंड होती है, जो रिवर सैंड का बेसिक वो रहता है कि जो रिवर में सैंड है, जो उसकी मिट्टी है, वो आप जब उसको रिमूव करते हैं तो उससे रिवर को 80% तक बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है। जिसके कारण से आप देखिए कि सदगुरु जी हैं और भी ऐसे बहुत सारे रिवर एंड वाटर एक्टिविस्ट हैं जो कि चाह रहे हैं कि रिवर सैंड बंद हो जाए। काफ़ी सारे मेट्रो सिटीज़ में जैसे साउथ साइड बंद भी हो गई, पूरी तरीके से बैन है रिवर सैंड कि वो बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज़ और वाटर एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा हार्म करती है। मरीन इकोसिस्टम डैमेज हो जाता है। पहले के टाइम पे क्या होता था? पहले के टाइम पे रिवर सैंड निकालने के लिए नाव का उपयोग करते थे। तो नाव नदी के बीच में जाती थी और सिर्फ पंपिंग से निकालते थे, तो उससे किसी को हानि नहीं होती थी। अब मॉडर्न ज़माने में क्या होगा, एक्सकेवेटर उन्होंने साइड में लगाया और वो पूरा बकेट अंदर मारते हैं। तो उसमें जितना भी मैरीन इकोसिस्टम में जो भी क्रिएचर्स हैं वो भी डैमेज होते ही होते हैं और साइड का पूरा आपका जो रिवर का वो जो बेड होता है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। नदी कटान जो हम देखते हैं बढ़ती जाती है, अजीब तरह अनइवन होती जाती है। तो वो वैसे तो क्या नदी अपने रास्ते खुद तलाशती थी, पर अब जो माइनिंग की वजह से अनइवन होता जा रहा है। पानी थमता ही नहीं है। जो पानी को रुकना चाहिए नदी में वो पानी थमता नहीं है। जो ऊपर रहना चाहिए वो नहीं है। वो पानी ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ यूज़ ही नहीं हो सकता और बहुत ज़्यादा उससे
नदियों को हानिकारक है। अब जैसे मैं बोल रहा था कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसीलिए है क्योंकि गवर्नमेंट इसका लीज़ देती है। गवर्नमेंट ऐसे तो किसी उस पर लीज़ दे नहीं देगी कि कहीं भी खोद लो, जंगल में खोद लो। वो ये सब देख के, जैसे ये पूरी ज़मीन बंजर थी, मुरम पे वैसे भी कुछ नहीं होता ज़्यादा, ना वो वाले पेड़ होते हैं कि जो ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, ना कुछ भी, तो ऐसी जगह पे आपको लीज़ देते हैं। उसके बाद फिर जैसे ये जो स्टोन है, आप इसको देखिए कि हमारा प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि इसमें 90% सिलिका होता है। अब आप सोचिए सिलिका क्या? सिलिका ऑक्साइड। क्या चीज़ है? सिलिका ऑक्साइड ही रेत का मेन कंपोनेंट होता है। जो रिवर सैंड भी है सर, उसका मेन कंपोनेंट होता है सिलिका ऑक्साइड। तो रिवर सैंड में जो रिसर्चेज आई हैं उसमें 70% के आसपास होता है। हमारा ये जो पत्थर है इसको अपन बोलते हैं सैंड स्टोन। इसमें सिलिका रिसर्च है अपने पास, पूरा लैब रिपोर्ट से, इसमें 94% है। मतलब जितना सिलिका ज़्यादा होगा उतना बेहतर होगा, उतना सीमेंट के साथ वो अच्छे से चिपकेगा। अपनी ये पहला अपना जो प्रोडक्ट है, ये जो रेत है, कि मध्य प्रदेश में इसके पास ISI मार्क है, और किसी भी मैन्युफैक्चर्ड सैंड के और भी प्लांट्स है, पर किसी के भी पास ISI मार्क नहीं है, क्योंकि अपने पास लैब रिपोर्ट्स इतनी स्ट्रॉन्ग है, अपने पास जो बाकी पूरे तथ्य हैं वो इतने बढ़िया हैं कि मतलब अपन ने गवर्नमेंट से ISI मार्क लिया और बिना दिक्कत के उनने दे भी दिया। बिल्कुल। चलिए, अब थोड़ा ज्ञान की बातें ज़्यादा हो गई, हम प्रोसेस भी समझते चलते हैं, है ना, बारी बारी से, और फिर रास्ते में बात भी करते चलेंगे कि कैसे क्या। थोड़ा पहले मुझे इस खदान के बारे में बताइए। जैसे हम देख रहे हैं कि ये खदान लगभग 20-25 फीट तक खुदाई हो चुकी है। ये ऊपर पूरा बराबर सपाट रहा होगा ऊपर, आपने करीब 20-25 फीट तक खोद दिए। कितना इसको परमिशन रहता है सरकार की तरफ से, कितना खोद सकते हैं? क्या माइनिंग प्लान पे डिपेंड करता है। अगर आपका माइनिंग प्लान 100 फीट का है तो आप 100 फीट जा सकते हैं, 200 फीट का तो आप 200 फीट जा सकते हैं, जो आपने माइनिंग प्लान बनवाया होगा उस हिसाब से आप डेप्थ तक जा बड़ा सकते शिकायतें जो सुनते हैं कि अवैध खनन के बारे में, है ना? हैं। खनन का तो सिस्टम इसलिए चेंज हो गया क्योंकि ये सब GPS रिकॉर्ड होता है। अच्छा। जो माइंस का आपका पहले ही सर्वे होकर आपको अलॉट होता है, जो लैंड जिसको आपको लैंड का जो आपकी बाउंड्री बनती है, वो बाउंड्री पे आपके GPS पिलर होते हैं। वो GPS रिकॉर्डिंग माइनिंग डिपार्टमेंट में रहती है। आप जैसे उस GPS रिकॉर्डिंग से बाहर एक्सकवेशन करेंगे तो वो तो आजकल बहुत ही ईजी है, आप इलीगल एक्टिविटी कर नहीं सकते। अब जाते हैं लोग ऐसा करते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। कितने साल के लिए मिलता है ये काम? ये 10 साल के लिए, 10 साल। और एवरी मान लीजिए आपका काम चल रहा है, आपने इतनी मशीनरी लगाई है, इन्वेस्टमेंट किया है, 10 साल बाद आपको मिलेगा नहीं मिलेगा? फिर रिन्यू होगा। गवर्नमेंट की वो पॉलिसी है। पॉलिसी क्या पॉलिसी है? ये दोबारा रिन्यू होगा आपको, फर्स्ट प्रायोरिटी में जिसने लिए पहले उसी को मिलेगा। उसके कुछ टर्म्स कंडीशन रहती होंगी? हाँ, वो तो पहले एग्रीमेंट में मेंशन हो जाता है आपका, जो गवर्नमेंट से एग्रीमेंट होता है आपका। अच्छा, लगभग कितना इन्वेस्टमेंट लगता होगा इस तरह के प्लांट लगाने में? अब इसमें तो सर कैपेसिटी पे डिपेंड होता है। प्लांट आप 50 TPS से लेके 500 TPS 2000 TPS तक लगा बड़ा DPS VPS नहीं है, DPS हमारे DPS स्कूल के नाम है। टन्स पर आवर बोलते हैं अपन। इस कंस्ट्रक्शन लाइन में टन्स पर आवर से ही चलते हैं। ये मेजरमेंट का वो है, उनका पैरामीटर है। तो 50 टन्स पर आवर का प्लांट होता है, 500 का भी होता है, 5000 का भी होता आपका कितने का है? है। मेरा अभी 300 TPH का है। 300 है। मान लीजिए 100 TPS का लगाना तो कितना पैसा खर्चा होगा? 100 TPH के लिए आपको 6 करोड़ रुपये। 6 करोड़, बड़ा इन्वेस्टमेंट। बड़ा इन्वेस्टमेंट। तो शुरुआत मतलब ऐसी होती है कि ये खुदाई कैसे करते हैं? इसी से खुदाई होती है कि कुछ ब्लास्ट होता है? ब्लास्टिंग होती है पहले। होती है। पहले ब्लास्टिंग का ब्लास्टिंग प्रोसेस ऐसा रहता है कि मतलब सबसे पहले वो जो आप ड्रिलिंग मशीन देख रहे होंगे जैरी भैया, वो, हाँ, वो मशीन ड्रिल करती है हवा इधर पे ज़मीन में गड्ढे, और उसमें डाला जाता है RDX। RDX कहाँ से आता है? RDX आता है, वो अपने लाइसेंस्ड वेंडर्स रहते हैं, अपन नहीं कर सकते। वो जिनके पास लाइसेंस्ड है वो आके ब्लास्टिंग करेंगे। ब्लास्टिंग का परमिट रहता है उनके पास, वो ब्लास्टिंग आके इसमें जितना फिर अपने इच्छा पे है कि अपन को कितने गड्ढे, कितने डेप्थ के, कितने डीप वाले गड्ढे करवाने हैं, उसमें वो RDX डालेंगे, ब्लास्ट होगा। ब्लास्टिंग से आप देखेंगे कि ऐसे बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं ऊपर, जो बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, पर जो अपना प्राइमरी क्रशर रहता है, वो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे, वो उतने बड़े पत्थर प्रोसेस नहीं कर सकता। तो उसमें फिर ये जो ब्रेकर आप देख रहे होंगे जो अभी चल रहा है, जिसमें जैक हैमर बकेट ब्रेकर लगा है, ये उन बड़े पत्थरों को छोटा पत्थर करता है, उतने साइज का। अभी सामने पड़े हुए इतना साइज? ये सामने जो पड़े हैं जी, ये अपन मशीन में डाल सकते हैं। अच्छा। ये पत्थर जो दिख रहा है आपको सामने, ये मशीन में डाल सकते हैं। ब्लास्टिंग हो गई, उसके बाद फिर यहाँ पर पत्थर तोड़े जाते हैं, इस साइज में किया जाता है। अब इसको ले जाएंगे हम प्लांट पे ऊपर ये चल लोड के। होके प्लांट पे जाएगा। प्लांट। हाँ, फिर वहाँ से आपका पूरा प्रोसेस चालू हो जाएगा। एक RDX वाला भी मुझे एक सवाल बचा है कि इसका कितना पैसा लेते हैं वो लोग ब्लास्ट करने का? ये तो इनका बॉक्स का रेट रहता है। आप अपना मेजरमेंट बताएंगे कितने स्क्वायर फीट आपको ब्लास्ट कराना है, फिर उनका बॉक्स आता है, उसका रेट रहता है। ये दिवाली करीब है अभी, उसमें पटाखा दिवाली टाका में- बनाना दे देते हैं अलग से। दिवाली में बहुत शॉर्टेज हो जाती है ब्लास्टिंग की। अभी एक हफ्ते से हुआ नहीं है क्योंकि बारूद ऑल ओवर इंडिया, सब पटाखे वालों और इन सबको चाहिए बारूद पड़ेगा। से बनता पटाखा भी? हाँ, वो तो मतलब उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट है। एक्चुअली में सबसे प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट उड़द जानते हैं? उड़दा जिसको बोलते हैं, उड़दे से बनता है बारूद। तो अभी उड़दा जितना आदमी खा नहीं रहा, उससे ज़्यादा उड़ा रहा है।
इसीलिए उससे मतलब उड़द की जो मेन डिमांड है इस समय मार्केट में, जो किसान उड़द लगा रहा है वो इसीलिए लगा रहा है कि इससे बारूद बहुत ज़्यादा बन रहा है। अच्छा, चलिए अब अगली तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रोसीजर की तरफ। ये ब्लास्टिंग हो गई और ये पत्थर तोड़े जा रहे हैं। अब हम चलेंगे, समझेंगे भाई कि प्लांट में क्या होता है, आगे काम है। तो जो वहाँ आपने देखे थे बड़े बड़े पत्थर टूट रहे थे, बड़े से इस साइज़ के पत्थर कर दिए गए थे, वो कहाँ आते हैं? वो आते हैं इस मशीन में। ये मशीन आप देख रहे हैं, इस साइड थोड़े पत्थर पड़े भी हुए उस साइज़ के, वो इस मशीन में डाले जाते हैं। और आगे क्या होता है ये विकास भाई बताएंगे। इसको जॉ क्रशर बोलते हैं। जॉ क्रशर, प्राइमरी क्रशिंग इसी में होती है। जो आप माइन से पत्थर लाते हैं वो इसमें क्रश होता है। इसका एक रिडक्शन रेशो होता है, उस रेशो में रिड्यूस हो जाता है इस पत्थर का साइज़। फिर इसके आगे आप बढ़ेंगे तो ये सामने आपको दूसरा कोन क्रशर दिख रहा है। ये जो मशीन चल रही है सामने जो है, हाँ, इसको कोन क्रशर बोलते हैं। कोन क्रशर, कोन क्रशर। अच्छा, इसका क्या ये मतलब हुआ? आपका कोन फॉर्मेशन में मटेरियल की शेप दे देता है, अच्छा, तो इसको कोन क्रशर बोलते हैं। इससे फ्लेकीनेस जो होती है मटेरियल की वो ख़त्म हो जाती है, जिसको अपन चिप्स फॉर्मेशन बोलते हैं कि गिट्टी टूटना नहीं चाहिए। तो वो उसका शेप वैसा बना देता है कि ये टूटेगा नहीं। फिर उससे आप आगे जाएंगे तो सैंड कोन लगा हुआ है, वहाँ से हमारा सैंड का प्रोसेस चालू हो जाता है। थोड़ा नीचे चल के भी समझ लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। कोन क्रशर लगाना ज़रूरी इसलिए है सर क्योंकि जो अपन देख रहे हैं कि अपने पास सिर्फ सैंड एक प्रोडक्ट नहीं है, अपने पास बाकी और भी 2 प्रोडक्ट है जिसको गिट्टी बोलते हैं। 20 mm की गिट्टी है, 40 mm की गिट्टी है और एक GSB हो गया। GSB जो रोड जब बनता है तो प्राइमरी जो मटेरियल डलता है उसको GSB बोलते हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स होती है, तो वो भी अपन गिराते हैं। तो कोन में सेटिंग रहती है कि अपन को किस साइज़ का पत्थर चाहिए। अब जैसे आप जो देख रहे होगे वो सबसे दूर वाला जो कोन है वो कोन है 300 TPH का। और आपको लग रहा होगा कि यहाँ 2 कोन क्यों हैं, क्योंकि ये 2 छोटे छोटे कोन हैं। ये दोनों मिल के उस तक इतना माल पहुँचाते हैं कि 300 तक पहुँच पाए। ये दोनों 150 के हुए और वो है 300 TPH का। ये सारी चलती हैं चोक फीडिंग पे। चोक फीडिंग मतलब एकदम गले तक भर दो तब जाके वो ढंग से ऑपरेट करेगी। तो अगर एक ही मशीन लगाएंगे तो वो उतना माल नहीं पहुँचा पाएगी वहाँ तक। और अपना गेम है पूरा प्रोडक्शन का। आप जब प्रोडक्शन लाओगे तभी प्लांट चल पाएगा। क्योंकि जो भी आगे जिन लोग को लग रहा है कि ये चालू हो पाए या हमको ये बिज़नेस करना है, तो मैं बता दूं कि भैया जितना ज़्यादा माल बनेगा तभी प्लांट प्रॉफिट में आ पाएगा, नहीं तो घंटा डहार हो जाएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा बनाए थोड़ा बेचें, थोड़ा अब जैसे फिक्स कॉस्ट वाला व्यापार है ये। कॉस्ट आपकी फिक्स है, आप चाहे 1 गाड़ी रेत बनाइए चाहे 10 गाड़ी रेत बनाइए, आपको सैलरी उतना ही देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगभग उतना ही आएगा, सब कुछ कॉस्ट जो है फिक्स है। तो आप प्रोडक्शन पे ही जीत सकते हैं। आप जितना बल्क प्रोडक्शन करेंगे उतना आपका कॉस्ट बचता जाएगा। प्रोडक्शन की तो ज़रूरत होती है डिमांड के हिसाब से। हाँ, डिमांड तो अब जैसे रेत है तो कंस्ट्रक्शन तो कहीं कम होना नहीं है। भारत डेवलपिंग नेशन है, बहुत ज़्यादा रेत लगना है, बहुत ज़्यादा गिट्टियाँ लगना है, तो वो सब है। अपना डिमांड भी काफ़ी है। अपन प्रोडक्शन अपन ने जो सेटअप बनाया बाद में इसको बड़ा किया, वो 300 TPH का मशीन लगवाने का ही ये था कि अपने पास प्रोडक्शन कम था, अपन को प्रोडक्शन बढ़ाना था। और ये जो जैसे फिक्स्ड कॉस्ट का विकास भैया ने बताया कि अपन को चैलेंज तो फेस करना पड़ा। 1 नंबर की दिक्कतें तो है भाई, 1 नंबर पे काम करना है तो ये तो कुछ दिक्कतें आएंगी ही। तो मतलब उसके लिए अपन को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। आपको जो भी जिनको लगता है, हमारे जो देख रहे हैं दर्शक है, जो आगे आने वाले बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, कि आप जब भी लगाएं तो कोशिश करें कि 200 TPH से ऊपर का ही प्लांट लगाया जाए, क्योंकि उतना प्रोडक्शन जब आप करेंगे तब जाके आपको अच्छे से चीज़ें चैनलाइज होके चल पाएंगी, क्योंकि घर पर भी तो कुछ देना है। डिमांड सप्लाई के तभी मेंटेन हो पाएगा। डिमांड सप्लाई तभी मेंटेन हो पाएगा। क्या है, रेत की डिमांड हमेशा रहेगी, आजीवन काल तक रहेगी। नदी की रेत भले ही बंद हो जाए, इसकी आएगी। इसके बाद हो सकता है आगे कुछ और प्रोडक्ट आ जाए जो इससे भी ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, तब वो देखेंगे अपन। लेकिन आपने बताया 3 प्रोडक्ट हैं। एक तो हो गया एकदम जो मोरंग जैसा, जिसको हाँ रेत, जिसको अपन रेत एम सैंड बोलते हैं। एक गिट्टी जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग के इधर जनरली चलती है, वो ग्रे कलर की ब्लैक सी बेसाल्ट रॉक की। वो और इसमें क्या फ़र्क है? एक्चुअल कंस्टिट्यूएंट पैरामीटर्स तो गवर्नमेंट ने जो सेट किए हैं वो आपके टेस्टिंग पे सेट है। कलर का कोई पैरामीटर है नहीं। आप राजस्थान जाएंगे तो पूरा रेड स्टोन है, आप छतरपुर तरफ जाएंगे, यूपी तरफ जाएंगे तो ग्रेनाइट है। जहाँ जो स्टोन की अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से उसके पैरामीटर अगर टेस्टिंग में पास होते हैं तो कलर कोई बैरियर नहीं है उसमें। नहीं, फ़र्क क्या है मतलब दोनों में? फ़र्क कुछ नहीं, आपको स्ट्रेंथ दोनों की लगभग सेम आती है, सिर्फ फॉर्मेशन अलग अलग है। रॉक का जो अलग अलग फॉर्मेशन होता है वो ब्लैक बसाल्ट है, सैंडस्टोन है, आगे ग्रेनाइट होता है, कहीं क्वार्ट्ज होता है। तो जो जिसके पास अवेलेबिलिटी रहती है टेस्टिंग में, अगर पास होता है पैरामीटर्स में, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। कौन करता है टेस्ट? टेस्ट तो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, वो टेस्ट कर लेती हैं जैसे आपको। आप देखें कि अब जबलपुर में फ्लाईओवर बना है तो उसमें एक पूरा लैब होगा, तो वहाँ पे जाके अपना माल टेस्ट होगा। जैसे रेलवे का कोई टेंडर निकला है कि पटरी के नीचे ये वाली गिट्टी डालना है, तो उसका टेंडर निकलेगा, तो उनके अपने अपने मापदंड होते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ से इस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ तक का वो रहना चाहिए। अलग अलग टेस्ट रहते हैं कि इसको स्ट्रेंथ को कैसे टेस्ट करें। तो वो मतलब कई में रॉक
बेसाल्ट वाला जाता है, कहीं में सैंड स्टोन वाला, जो जहाँ फिट बैठ रहा है, जितनी स्ट्रेंथ जिसकी फिट बैठ रही है, क्योंकि मिनरल के हिसाब से स्ट्रेंथ तो ऊपर नीचे हल्की पल्की रहती है। बिल्कुल। चलिए अब अगली तरफ पढ़ते हैं, अगले प्रोसेस की तरफ। यहाँ से और थोड़े छोटे किए जाते हैं, फिर आपने कई सारी बेल्ट, ये जो बेल्ट से लगी इससे सप्लाई होता है, ये इसमें चढ़ के जाता है पूरा ट्रांसपोर्ट इसी से होता है, ट्रांसपोर्ट एक मशीन से उस मशीन में वहीं से जाता है। कन्वेयर बेल्ट्स कहलाते हैं इनको, अपन BC से पूरे नाम रहते हैं, 1 to लेके 22 बेल्ट्स हैं अपने पास, और उससे पूरा माल फाइनल फिनिश गुड प्रोडक्ट तक सारा इसी पे ट्रेवल करता है और किसी पे नहीं, बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस। तो अभी आप जहाँ ऊपर मशीन देख रहे हैं वहाँ हम लोग खड़े हुए थे और वहाँ से नीचे उतर आए, तो वहाँ से पत्थर टूट के इस बेल्ट पे आता है और इस बेल्ट से ऊपर जाता है। आगे की प्रोसेस हमको रामधान जी समझाएंगे, जो पूरा प्लांट का यहाँ काम देखते हैं। तो रामधान जी, ऊपर से जैसे पत्थर टूट के थोड़ा छोटा हुआ, फिर इस बेल्ट में आया, फिर क्या होता है? इसके बाद सर क्या होता है कि जैसे वहाँ पे जो पत्थर हम डालते हैं उसमें सर मतलब मैक्सिमम सर 500 mm तक ही पत्थर डालना है। अच्छा। तब सर ये वो फोड़ता है और सर वो 100 mm से लेके मतलब 0 से लेकर 100 mm तक वो कर देता है। फिर इस कन्वेयर से होते हुए सर वहाँ पे अपना जो स्टॉक पाइल 1 है वहाँ पे जाके सर पत्थर वो स्टॉक होता है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद सर ये जो अपना वो स्टॉक तो एकदम बुरादा सा लग रहा है, वो गिर रहा है नीचे। नहीं, वही सर मैं आपको बताया कि 0 से लेके 100 mm या 120 mm तक का वो ये सर जो अपना जो क्रेशर है वो बना के देता है अपने को। अब सर नेक्स्ट स्टेज में सर इसे ये जो कन्वेयर है BC3 इसको हम बोलते हैं, से यहाँ आता है इस बेल्ट के। हाँ, इस बेल्ट के थ्रू सर वो माल 0 से 100 mm तक का माल ये अपना जो इधर ये नीचे क्या जा रहा है, गुफा से क्या है? ये टनल है, स्टॉक पाइल बोलते हैं इसको। बोलते हैं सर। अच्छा स्टॉक पाइल। अच्छा, वहाँ से वो चीज़ जो है अंदर जाती है। जी जी, वहाँ से इस स्टॉक पाइल के नीचे जो कन्वेयर है उसमें सर मतलब आ गया माल। उसके बाद इस कन्वेयर से होते हुए BC4 में वो माल आता है। उसके बाद सर प्राइमरी कोन में जाता है अपना। अच्छा, ये सर ये प्राइमरी कोन है जी। इसमें क्या होता है? ये सर क्या हुआ कि जैसे जो 100 mm का जो माल हमने उस जॉस से बनाया वो 100 mm का माल ये कोन उसको रिड्यूस करके 0 से लेकर 40 mm तक सर ये बना देता है। अच्छा, 0 से 40 में कितना हुआ, गिट्टी हुई? नहीं, और बड़ा हुआ 40 mm, हाँ जो सर गिट्टी समझ लीजिए। 40 mm उसमें सर कुछ मैक्सिमम जो साइज होता है वो 60 mm तक जाता है, लेकिन अपने को जो 40 mm का रिक्वायरमेंट हो सर ये बना के देता है। अच्छा, फिर वहाँ से वो आगे बढ़ा, फिर उस कन्वेयर से होते हुए ये जो अपना BC6 है, इस कन्वेयर से होते हुए सर ये प्राइमरी हमारा स्क्रीन है। अच्छा, इस प्राइमरी स्क्रीन। अच्छा, ये सर हमारा क्या कि जो अगर हमको 40 mm की रिक्वायरमेंट होती है, 40 mm का जो एग्रीगेट होता है वो सर रिक्वायरमेंट होती है, तो इस स्क्रीन से हम 40 mm को सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अच्छा, और बाकी का जो ये रखा हुआ है जी ये 40 mm का मटेरियल है सर। अच्छा, ये भी इस्तेमाल होता है? जी ये सर इस्तेमाल होता है। अच्छा, मतलब ये भी बेचने के लिए? जी जी, ये अपना सर प्रोडक्ट है। अच्छा, प्रोडक्ट ये भी एक है। कस्टमर को सर जैसी रिक्वायरमेंट होती है। ये किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? ये सर सर ये भी जैसे ढलाई वलाई में हो गया, ये सड़क के कार्य में जो मतलब लिंटर देखते हैं हम लोग, जितनी भी जो भी जहाँ जहाँ आपने देखा होगा कि गिट्टी पत्थर यूज़ होता है, वहाँ पे जैसे रोड हो गया, स्लैब हो गया, लेंटर हो गया, पिलर्स के बीच में जो पिलर होते हैं उसमें जो भरता है साइज़ के हिसाब से कि अपन को मतलब किस साइज़ का कैसा कंस्ट्रक्शन है उस हिसाब से अपन वो यूज़ कर लेते हैं। और भी 1-2 एप्लीकेशंस विकास भी है, आपको पता है क्या, एक्स्ट्रा डैम में भी लग जाते हैं। कंस्ट्रक्शन की जो भी एक्टिविटीज़ है, चाहे डैम हो, बिल्डिंग हो, रोड हो, जहाँ भी हो, कैनाल हो, कंस्ट्रक्शन में जो भी एक्टिविटीज़ आती है सब में यूज़ होता है। ये 6 mm है? ये 40 mm है। 40 mm, सॉरी जी। 40 mm के बाद जाके वो उधर बनती है, उससे छोटी गिट्टी जो दिख रही है वो आगे और टूटती, इसके बाद और टूटती जाके फिर इसके आगे उस बेल्ट में जाके वहाँ पर। ये स्क्रीन्स हैं, ये जो हैं ये स्क्रीन्स हैं, इनका काम वही है जैसे छन्ना होता ना, देशी भाषा में बोले तो छन्नी, तो अपन मतलब उसमें जालियाँ लग जाती हैं स्क्रीन्स में। ये स्क्रीन होती है वाइब्रेट पूरी, और फिर उस हिसाब से कि मतलब इसमें अपन ने सेट कर दिया, जैसे अपन ने डाल दी 30 mm की जाली, तो 30 mm का पत्थर बस निकलेगा, बाकी नहीं तो नीचे आके फिर से प्रोसेस होके वहाँ ऊपर अपन जहाँ भी अपन को भेजना हो इस बेल्ट से कि मतलब वो वहाँ चला जाए, जब तक वो 30 का नहीं होगा। हाँ, सिर्फ 30 वाला ही इससे आगे जाएगा, 30 वाला ही आगे जाएगा। हाँ, अगर अपन ने 30 की जाली लगाई है तो अपने अनुसार कि अपन को वहाँ कितने का पत्थर भेजना है वैसे। ठीक है, तो इसके आगे जाके फिर और पतला वो जो सैंड किल प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है, हैं? ये आगे का सर जो प्रोसेस है ना वो बाकी जी वो मशीन कर देती है। अच्छा, 40 mm से नीचे या 40 mm का भी जो मटेरियल है वो सर इस कन्वेयर से होते हुए इस वाले कोन में जाती है। इसका SQM 320 है इसका मॉडल। ये सर क्या करता है कि वो 40 mm वाले मटेरियल को ये 0 to 20 में कन्वर्ट कर देता है। 0 to 20 में सर कन्वर्ट करने के बाद फिर ये स्टॉक पाइल से होते हुए उस स्क्रीन में जाता है सर। ये हमारा सेकेंडरी स्क्रीन है।
कितनी स्क्रीन है यहाँ यहाँ सर जी, ये अभी सर एग्रीगेट जो बना रहे हैं ना गिट्टी, ये गिट्टी वाला सर भी सर्किट का मैं बता रहा हूँ। अच्छा। कि इसमें सर 2 स्क्रीन है, एक स्क्रीन सर 40 निकाल के देती है और दूसरी जो स्क्रीन है वो 20 mm और 10 mm और सेंड को भी सर सेपरेट करके वो देती है। तो वहाँ से हम, आपने बताया बड़ी वाली गिट्टी के बाद इधर जाती है जी। बेल्ट पे। ये जो अपना जो कोन है इसमें हम 20 mm 0 से 20 mm तक का मटेरियल फीड करते हैं और फिर सर इस ये और उसको क्रश कर देता है। तो क्रश करने के बाद मतलब सर इसमें 20 mm भी रहता है, मतलब 0 to 20 रहता है। ये सर फिर मतलब सेंड की मात्रा सर ये ज़्यादा बना देता है, इसलिए से इसको सेंड कोन भी बोलते हैं हम लोग। फिर इसका जो मटेरियल है हम स्क्रीन में देते हैं। और आगे वहाँ पे वो हमारा सेकेंडरी स्क्रीन है। इसमें सर सबसे ऊपर 20 mm की जाली लगी है, उसके नीचे 10 mm की जाली लगी है और सबसे नीचे 4 mm की जाली लगी है। अगर 20 mm का मटेरियल निकालना है तो 20 वाले स्क्रीन से उसको छान देते हैं और अगर किसी कस्टमर को अगर 10 mm की रिक्वायरमेंट है तो 10 mm की जाली से फिर उसको दिखाई चल के 20 mm 10 mm कितना होता है। तब तक अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं सर एक्चुअली है गुड़गांव हरियाणा से हूँ। गुड़गांव हरियाणा से हैं आप? जी तो वहाँ से यहाँ आए हुए हैं? सर अब जॉब है तो सर करना ही पड़ेगा। अच्छा, कब आए थे इधर आप? मैं सर यहाँ पे 2020 में आया था। 2020 में? उससे पहले गुड़गांव हरियाणा में रहते थे? जी। तो रहने वाले गुड़गांव हरियाणा के ही हैं आप? जी, गुड़गांव हरियाणा का ही रहने वाला हूँ मैं। अच्छा। और ये है भैया बता रहे थे बिहार से आए हैं आप? नहीं, एक्चुअली मतलब अब जॉब के सिलसिले में आदमी इधर उधर घूमता रहता अरे है। ओरिजिनली कहाँ से हैं ये बताइए। ओरिजिनली सर मैं बिहार से सॉरी गुड़गांव हरियाणा से ही हूँ। अच्छा, ये तो मालिक तो आप गड़बड़ बता रहे थे हमको, कहते बिहार से हैं भैया। ये सर अपना 20 mm का मटेरियल। अच्छा, ये 20 हाँ 20 mm की जो गिट्टी है ये 10 mm ये और ये 10 mm जी। तो ये जो हमारा जो सेकेंडरी स्क्रीन है इसे हम 20 mm और 10 mm जैसे कस्टमर की नीड होती है वैसे सर इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा। और 10 mm के बाद जो हम सबसे नीचे जो 4 mm की जाली लगी है उस जाली से फिर हम 0 to 4 mm आगे भेज देते हैं, वो हमारा सेंड का प्रोसेस हो जाता है। अब चलते हैं अंतिम प्रोडक्ट की तरफ, है सैंड की तरफ। जी चलिए भाई। क्या क्या एक मिनट बाद कुछ ज़रूरी चीज़ बता रहे हैं भाई। हाँ, फाइनल प्रोडक्ट तो अपन को वॉशर से स्क्रब होके मिल रहा है, पर मेन जो रेत गोल हो रही है और जो अपन को फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट मिल रहा है, सेकंड लास्ट स्टेप वो है ये VSI और ये रोल क्रशर। अच्छा। इसमें जाएगी जब ये छोटी वाली एकदम छोटी होके रेत, तो लेकिन वो उतनी गोल नहीं होगी कि अपन उसको रेत बोल सके। तो जो VSI है ना, ये कहलाता है वर्टिकल शाफ्ट इम्पैक्टर। इम्पैक्ट मतलब ये इम्पैक्ट करता है, पत्थर को मारता है गोल गोल पूरे उसमें। जो इसका ये चेम्बर दिख रहा होगा घुमा के, और उसके बाद फिर वो पत्थर होता है गोल और रेत के आकार का, फिर वो वहाँ से जाके जाता है वॉशर में। अच्छा। और वहाँ पे अपन को मिलता है फाइनल गुड प्रोडक्ट एकदम वॉश और स्क्रब होके। अच्छा, वॉश किधर होता दिखाई चल के एक बार। लेकिन इसमें वेस्टेज कुछ नहीं है, वापस री-वॉश हो जाता है, ये फिर सैंड बन जाता है। अच्छा, ये फिर से हो जाता है? जो भी प्रोडक्ट आपको ये दिख रहा है ये सब रीयूज हो जाता है। कैसे होता है? इसको वापस मशीन उठा के फिर फीड कर देती है अच्छा, प्रोसेस में। लोग तो किसी मशीन पर नहीं कहते। तो ये मशीन चलती हो तो धूल काफ़ी उड़ती होगी यहाँ पे तो? नहीं, उसके लिए सप्रेशन के लिए लगा है स्प्रे बार वगैरह। अच्छा। क्योंकि वर्कर्स को भी इशू होता है डस्ट से। उसके बाद भी हम उनको मास्क और कैप वगैरह सारा सेफ्टी कैप प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। कि मतलब बिल्कुल ज़ीरो मिनिमम रिस्क पॉलिसी पर रहना है अपन को। वो वर्कर्स नहीं रहेंगे तो बिल्कुल भी मतलब काम नहीं हो सकता इसका। उनको फिट एंड हेल्दी एकदम रहना कम्प्लीटली उनके बेस्ट पे ज़रूरी है। तो यहाँ क्या होता है काम? यहाँ सैंड वॉश होती है। अच्छा। ये स्क्रबर मशीन है, इस पे आता है, इस पे स्क्रब होती है। किस तरह की सैंड आती है इसमें? इसमें जो वहाँ से सैंड बन के आती है VSI से, वो इसमें फीड होती ये है। देखिए थोड़ी सी इधर डली भी होगी। अच्छा। तो ये देखिए। अच्छा, ये आ जाओ जल्दी से, आ जाओ, मिस कर दोगे तुम। इस आराम से तो इस तरीके से आता है ये। हाँ। अच्छा। यहाँ पे आके पूरा वॉश होगा, स्क्रब होगा, और फिर उसके बाद ये ऐसी रेत बन जाता है। कोई कह नहीं सकता कि ये रेत नहीं है, मैन्युफैक्चर्ड सैंड है, एकदम दिखता तो रेत जैसा ही, काम भी वही है। तो इस वॉश करने की जरूरत क्यों पड़ती है यहाँ? मतलब ये इस तरह का आता है, फिर यहाँ इस मशीन में वॉश होता है। मेन क्या है, अपन को लोगों को पहले तो मेंटेलिटी से भी लड़ना है। अच्छा। तो एकदम लाल में आदमी उतना कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता, तो अपन इसको क्या है, जब वॉश करके स्क्रब फाइनल करते प्रोडक्ट हैं। रखा है इधर। जी, ये 2 प्रोडक्ट हैं अपने। अच्छा। वो वाला जो है वो हल्का सा इससे बड़ा होगा। अच्छा। उसको कहते हैं अपन कंक्रीट वाला, लेंटर वाला। अच्छा। और ये कहलाती है प्लास्टर सैंड। अच्छा। हाँ, वो आती है जोड़ने के लिए, लेंटर वगैरह इसमें डालने के लिए, स्लैब में डाल दिया तो वो यूज़ होगी।
और छपाई और जुड़ाई के लिए अपनी ये प्लास्टर वाली सैंड यूज़ होती है, इधर वाली। इसली वाली। और इनको मतलब धोना इसीलिए ज़रूरी है कि हल्का सा जो लालिमा है इनकी वो अपन जितना मिनिमाइज़ कर सकें उतना बेहतर है, क्योंकि आदमी का अभी ब्लैक वाले जो एम सैंड है उस पर ट्रस्ट आ गया है, पर रेड पे आना थोड़ा बाकी है। बल्कि मैंने जैसा कि बताया कि उसमें 50% 60% ही सिलिका है, इसमें 90% है। अच्छा, तो अपन को ट्रस्ट का इशू इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा इस्तेमाल या नई चीज़ है, इस्तेमाल में नहीं आई है इसलिए। ब्लैक सैंड का मतलब इंडिया में कंसेप्ट माइंड मेकअप करने में इंडिया में टाइम लगता है। पहले ऐसी फ्लाई ऐश के ब्रिक्स जब आए थे तो लोग पहले लाल ईंट यूज़ करते थे मिट्टी वाले, तो लोगों को चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। ऐसी ट्रांजिशन रिवर सैंड से एम सैंड आने में माइंड मेकअप थोड़ा बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसलिए ट्रस्ट का इशू ये है कि मतलब ये स्लैब चलेगा कि नहीं चलेगा, ये होगा कि नहीं होगा, जबकि ये सैंड पत्थर से एक्यूरेट पिस के बनती है। तो ट्रस्ट का कोई इशू नहीं, और हमारे पास सब लैब रिपोर्ट्स हैं। आपने कहा सिलिका इसमें ज़्यादा होता है इसलिए ज़्यादा मजबूत भी है, जी। पर लोगों तक ये मैसेज कन्वे करने के लिए आप लोगों की तरफ से या सरकार की तरफ से क्या कुछ काम किया जा रहा है? सरकार प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में सरकार 50% अलाउ कर रही है, 50% एम सैंड यूज़ करिए। अच्छा गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आ चुके हैं। अच्छा, रोड में, ब्रिज में, बिल्डिंग में 50% एम सैंड यूज़ कर सकते 50% ही क्यों? हैं। बढ़ाते जा रहे हैं। 50% था, अभी 75% का चला गया, वो भी पास हो जाएगा, तो 75% तक यूज़ करने देंगे। अच्छा, आप थोड़ा प्राइस पे आ जाते हैं। जैसे कि जो रेत आती है नॉर्मल जो यूज़ होती है घरों में, उसके प्राइस में और इसके प्राइस में फ़र्क क्या है? मतलब ये क्या महंगा है क्या? नहीं, लोग ये इसलिए सस्ता पड़ता है। सस्ता पड़ता है। नॉर्मल अगर आप रिवर सैंड का हाईवा लेने जाएंगे, जिसको हाईवा मतलब ट्रक, ट्रक? अच्छा उसको हाईवा बोलते हैं अपन, अच्छा तो वो आता है 25,000 या 24,000 रुपये का। हम देते हैं 20,000 रुपये का। अच्छा, जो चीज़ जो 24-25 हज़ार में आती है वो ये 20,000 में मिलती है। इसमें आपको बचत भी है, ये छानना नहीं है आपको। उसमें 24,000 देने के बाद आपको छानना भी है, और वेस्टेज का भी, आपका वेस्ट जो गया है उसका भी पैसा आपका। हमने अपने घर में बनते हुए जब देखा है मोहरम जैसे मैं को, आपको छानना पड़ता है। जैसे एक्सप्लेन छाननी करूँ नहीं तो पड़ती। कि मान लो आपने 20,000 का माल लिया 600 फुट फॉर एग्जांपल, रिवर सैंड 20,000 में लिया आपने, तो उसमें आपको 20% तो बजरी मिल गई, मिलती है, ऐसी कोई रिवर नहीं जहाँ बजरी ना हो। 10% मिट्टी मिल गई और 5% कचरा मिल गया, तो आपको माल मिला 14-15 हज़ार का ही, क्योंकि बाकी ये सब छनाई में निकल गया। और यदि आप 15,000, क्योंकि 5,000 का तो अपना गैप आता ही है, एम सैंड 5,000 तो सस्ती पड़ेगी कहीं भी, डिस्टेंस के हिसाब से बढ़ता भी है इसका प्राइस, कि अब जैसे जबलपुर पहुंचाना है या कहीं और 100 किलोमीटर पहुंचाना है तो उसमें भाड़ा जुड़ जाता है, वो ठीक है, लेकिन रिवर सैंड से सस्ता ही है। पर अगर आपने ये 15,000 में 600 फुट लिया तो ये आपको पूरा 600 का 600 फुट ही मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई कचरा नहीं है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं है, सिर्फ रेत है, चिपकने वाला पूरा सामान सिर्फ और सिर्फ वही है। बल्कि रिवर सैंड में जैसे आप 600 फुट ले रहे हैं तो आप ये समझ के लिए कि उसमें जो ज़रूरी माल है वो आपको 350 से 400 फुट ही मिल रहा है, बाकी पूरा माल छन के और इस सब में कचरे जैसे निकल जाता है। ये इस चीज़ का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, पर ये लोगों तक मैसेज पहुंच जाए, लोग ये बात सोच लें। और मतलब कि आप देखें कई जगह हमारी सैंड यूज़ हुई है, मैं आपको अगर चाहें तो एग्जांपल अभी थंब वम नेल वगैरह दे दूंगा जहाँ जहाँ लगे हैं, कि जबलपुर का जो नया दवा बाज़ार है वहाँ पूरे में यूज़ हुई है। अच्छा। हमारे एक अंकल हैं, उनका मॉल बना है, उसमें पूरे में ये यूज़ हुई है, पूरी मतलब 100% बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मिक्सिंग में, तो वो यूज़ हुई है। आपको सागर जाना है, ये पूरी रोड अपने सैंड पे बनी हुई है। अच्छा, सैंड और एग्रीगेट पूरा अपना ही मतलब लगा। आप कह रहे ज़्यादा अभी फिलहाल सप्लाई इसकी सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए है या बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए है? सरकारी में भी है। सरकारी नॉर्मल लोग कम लेते हैं अभी इसको। हाँ, नॉर्मल लोगों को अब धीरे धीरे ट्रस्ट आ रहा है, जैसे जो बड़े बिल्डर्स हैं या डेवलपर्स हैं वो तो इस पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। लेकिन आपको मालूम इंडिया की टेंडेंसी है, जो एक घर बनाता है वो सबसे बड़ा इंजीनियर वो खुद ही होता है। तो इस टेंडेंसी से जीतने में अपने को थोड़ा समय लगेगा। समय लगेगा। अभी जैसे कि ये काम मध्य प्रदेश में कितना हो रहा है, कितने इस तरह के खदानें यहाँ पर हैं, इस जो आपने बताया एम सैंड नई जबलपुर चीज़ है? बेल्ट में आप समझ लीजिए 6 से 7 प्लांट हो गए हैं। अच्छा, और प्रदेश भर में कितने होंगे? प्रदेश भर में कम से कम होंगे 250 प्लांट के ऊपर। 250 प्लांट है। जी। और इस तरह की सैंड क्या और प्रदेशों में भी या देश में कहीं होती है? साउथ में तो 100% शिफ्ट हो चुके हैं एम सैंड पे। अच्छा, साउथ में आप साउथ हो केरला, गया, गुजरात हो कर्नाटक, गया, महाराष्ट्र हो गया, ये और जितने मतलब रिच स्टेट समझते हैं ना, जिनका मतलब अच्छा महाराष्ट्र वगैरह हो गए, वहाँ पे बहुत यूज़ होता है। वहाँ पे आदमी जो है एजुकेशन लिटरेसी भी एक बहुत बड़ा रेट है, मैं आपको बताऊँ, जहाँ पे आदमी ज़्यादा लिटरेट है वहाँ ये चाहिए ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। जैसे साउथ में बैन है, साउथ में यही हो रहा है, साउथ में लिटरेसी रेट ज़्यादा है, तो उनको पता है कि मतलब क्या है चीज़, क्या है प्रोडक्ट, इसके फ़ायदे क्या हैं। अपन को थोड़ा सा क्या है यहाँ पे एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, उसके लिए अपन करेंगे मेहनत, मार्केटिंग वगैरह सब, पर अपन को इसके लिए अवेयरनेस डालना पड़ेगी लोगों के मन में, यहाँ पे एमपी में खास तौर लोगों का लगेगा, अवेयरनेस अपने आप आ जाएगी। तो जी जी जी। तो ये आपने देखा पूरा प्रोसेस, समझा कि जो रेत नॉर्मल जो नदी वाली रेत होती है, मरंग होती है, उसका एक ये बेहतर अल्टरनेटिव, जैसा कि
इन लोगों का दावा है उसके अनुसार, क्योंकि हम इस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं, तो हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये बेहतर है कि नहीं, पर इनका कहना है कि इनके पास लेबोरेटरीज़ की तमाम रिपोर्ट्स हैं और सरकार की तरफ से भी लगातार इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है कि ये वाली सैंड ज़्यादा उपयोग में आए, ताकि जो नदी की रेत है उसका उपयोग कम हो और नदी का जो एक अत्यधिक शोषण हम लगातार खबरें सुनते हैं, खनन, अवैध खनन, इस तरह की चीज़ें कम हों और नदी की जो एक नेचुरलिटी है जो ख़त्म होती जा रही नदियों की वो ख़त्म हो। जैसा कि इन्होंने बताया कि साउथ में इस एम सैंड का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए उसका कारण ये भी है कि वहाँ पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है नदी से एक्सट्रैक्ट करने में। तो अच्छा अल्टरनेटिव है। आप लोगों को मुझे लगता है कि जो नॉर्मल दर्शक हैं हमारे देश भर में, वो इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए, उनको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि ये उनके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है, चाहे वो पैसे के लिहाज से भी देखा जाए तो भी और अन्य लिहाज से भी। तो आपको ये पूरा प्रोसेस कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बाकी TV9 डिजिटल देखते रहें। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।